पिछली सदी से कई ऐसे गुमशुदा लोगों के मामले हैं जो व्यक्तिगत त्रासदी की सीमाओं से आगे बढ़कर ऐसे रहस्य बन गए हैं जिन्होंने न सिर्फ परिवारों को जवाब तलाशने के लिए मजबूर किया है, बल्कि आज भी बेहतरीन जांचकर्ताओं को चुनौती देते हैं। नंबर 20। शुरुआत में चीनी लोगों की घंटियां बजाते, झाड़ू और पुतले लहराते तस्वीरें त्योहार जैसी लगती हैं, पर असल में ये दूरदर्शिता की कमी वाली नीति की विनाशकारी याद दिलाती हैं। 1950 के दशक के अंत में चीन ने खुद को महाशक्ति बनाने के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य औद्योगिकरण, कृषि वृद्धि और लोगों को गरीबी से बाहर निकालना था। फरवरी 1958 में सरकार ने 4 कीटों का उन्मूलन नामक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान शुरू किया। इसके लक्ष्य चूहे, मच्छर, मक्खियां और गौरैया थे। पहले 3 को बीमारियां फैलाने के कारण निशाना बनाया गया, लेकिन गौरैयों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे अनाज खाती थीं। अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि एक गौरैया साल में लगभग 4 पाउंड अनाज खा सकती है, और जब खेतों का सामूहिकीकरण किया गया और उनसे अधिक अनाज उगाने के लिए दबाव डाला गया तो इन पक्षियों को उत्पादन के लिए खतरा माना गया। सबको उन्हें खत्म करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पोस्टरों में बच्चे गुलेल से पक्षियों पर हमला करते दिखे और स्कूल व समुदाय भी अभियान में शामिल हुए। घोंसले पेड़ों से गिराए, अंडे तोड़े, और जब पक्षियों तक पहुंचना संभव नहीं था तो लोग उनके नीचे बैनर लहराते और गोंग बजाते हुए इकट्ठा हुए ताकि वे न उतर सके। कई पक्षी इतने थक गए और डर गए कि वे आसमान से ही गिर पड़े। एक उदाहरण पोलिश दूतावास का है, जिसने गौरैया पकड़ने वालों को अपनी संपत्ति में आने से रोका। जवाब में लोगों ने ढोलों के साथ इमारत घेर ली और 2 दिन बाद इतनी चिड़िया मरी कि दूतावास कर्मचारियों को कथित तौर पर फावड़े से हटाना पड़ा। इस अभियान से चीन के कुछ हिस्सों में गौरैया लगभग खत्म हो गई, जिससे विनाशकारी परिणाम हुए। गौरैया अनाज तो खाती थी, लेकिन वे कीड़े भी खाती थी, खासकर गर्मियों के दौरान। उनके बिना टिड्डियों और धान के कीड़ों की संख्या बढ़ी और उन्होंने पक्षियों से ज्यादा फसलें नष्ट की। सूखे मौसम से नुकसान बढ़ गया। अधिकारियों ने गलती समझकर 4 कीट अभियान में गौरैयों की जगह खटमलों को शामिल किया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। कीड़े फसलों को तबाह करते रहे, जिससे अकाल, बीमारियां और अनगिनत मौतें होती रहीं। बाद में चीन ने गौरैयों की आबादी को फिर से बढ़ाने के लिए रूस और अन्य देशों से गौरैया कथित तौर पर आयात की। आज गौरैया फिर चीन में है, लेकिन ये अभियान अब भी चेतावनी है कि प्रकृति को कम आंकने से क्या हो सकता है। नंबर 19। क्रेग स्टीव किनर का जन्म 9 मई 1961 को हुआ था। 2004 में वे शादीशुदा थे और मिसौरी में रहते थे। इसके अलावा उनके अतीत और व्यक्तिगत इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगली दर्ज घटनाएं उनकी अचानक गुमशुदगी से जुड़ी हैं, जिसने एक परिवार को अपने प्रियजन की तलाश में बिखेर दिया है। 3 मार्च 2004 को 42 वर्षीय क्रेग 700 ब्लॉक फ्रीमोंट स्ट्रीट, वॉशिंगटन, मिसौरी में अपनी मां से मिलने गए थे। कुछ घंटों बाद क्रेग ने मां से कहा कि वो मनोरंजन के लिए नदी में कूदने जा रहे हैं और घर से निकल गए। उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया और उन्हें भी यही बात बताई। जिस नदी की वे बात कर रहे थे वह मिसौरी नदी थी, जो फ्रेमोंट स्ट्रीट से आधा मील उत्तर पूर्व में है। क्रेग ने अपनी चीजें मां के पास छोड़ी और निकल पड़े, लेकिन पता नहीं वह नदी तक पहुंचे या सच में वहां जाना चाहते थे या नहीं। तब से किसी ने भी उन्हें देखा या उनसे कोई खबर नहीं मिली है। शाम को घर न लौटने पर तुरंत वॉशिंगटन पुलिस में उनकी गुमशुदगी रिपोर्ट की गई। लापता व्यक्ति के खतरे में होने की आशंका पर तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू हुआ, लेकिन अधिकारियों को कोई सुराग नहीं मिला। उनकी गुमशुदगी के हालात स्पष्ट नहीं है और क्रेग का ठिकाना अब भी अज्ञात है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तब से उन्हें लापता और संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है और उनका मामला अब भी अनसुलझा है। इस मामले में किसी भी जानकारी के लिए जनता से अपील करने के बावजूद कोई सुराग सामने नहीं आया है और परिवार इस कठिनाई से बेहद दुखी है। क्रेग किनर के बाल भूरे और आंखें नीली बताई गई हैं। वह 5 फीट 5 इंच लंबे हैं और उनका वजन करीब 135 पाउंड है। उनके दाहिने कलाई, दाहिने कंधे और कई अन्य जगहों पर टैटू है। मां के अनुसार
लापता व्यक्ति को आखिरी बार नीली जीन्स, फिरोजी स्वेटशर्ट और भूरे टोपी में देखा गया था। उनकी जानकारी या उनके ठिकाने के बारे में सूचना वॉशिंगटन पुलिस विभाग को 636930105 पर दी जा सकती है। नंबर 18। ग्रीनलैंड के तट की बर्फीली जलधारा पर एक ढलान की यह तस्वीर उस अभियान की अंतिम तस्वीरों में से वो है जिसका वो हिस्सा थी और जिसे आपदा आने से पहले लिया गया था। 1909 में ली गई ये तस्वीर उसके कप्तान और इंजीनियर को घर लौटने में 3 साल और लग गए। ये जहाज आर्कटिक अन्वेषक एनआर मिकेल्सन का था। एनआर मिकेल्सन बचपन से नौकायन और ध्रुवीय अन्वेषण से मोहित थे। 1909 में एनआर मिकेल्सन अल्बामा जहाज से रवाना हुए। उनके पास पहले से उत्तरी ध्रुव अभियान की सफलता थी। इस अभियान का उद्देश्य कहीं अधिक गंभीर था। लगभग 20 साल पहले अमेरिकी खोजकर्ता रॉबर्ट पीरी ने दावा किया था कि उन्होंने पृथ्वी के सबसे उत्तरी हिस्से की खोज की। उन्होंने कहा था कि वहां एक पीरी चैनल है जो ग्रीनलैंड के उत्तर पूर्वी हिस्से को द्वीप के बाकी हिस्से से अलग करता है। 1906 में लुडविग मैग्नस एरिक्सन ने एक अभियान का नेतृत्व करने के लिए प्रस्थान किया जिसका उद्देश्य ग्रीनलैंड के तटों का नक्शा बनाना और द्वीप की असली प्रकृति का पता लगाना था। अभियान के दौरान मुख्य टीम, जिसमें एरिक्सन और 2 अन्य लोग शामिल थे, खो गई थी। 1909 में मैकल्सन का लक्ष्य उन दस्तावेजों को ढूंढना और यह पता लगाना था कि पिछले खोजकर्ताओं के साथ क्या हुआ था। अभियान 7 लोगों की टीम से शुरू हुआ जिसमें मैकल्सन थे। रास्ते में आइसलैंड में एक सदस्य बदला गया। टीम में देर से जुड़े आइवर आइवरसन को अपने प्रियजनों से अलविदा कहने तक का समय नहीं मिला। अलाबामा दल ग्रीनलैंड के सुदूर उत्तर में शैनन द्वीप पहुंचा। फिर जहाज बर्फ में फंस गया। यह अप्रत्याशित नहीं था। लंबी सर्दी के बाद मैकल्सन भूमि में पत्थरों का निशान ढूंढने जाना चाहते थे जिसमें उन्हें दस्तावेज होने का विश्वास था। शुरुआत में टीम में 5 लोग थे जिनमें से 2 अलाबामा पर ही रुके रहे। यात्रा के पहले चरण के बाद मिकेल्सन और इवर्सन को छोड़ बाकी सभी जहाज पर लौटे। दोनों आदमी आगे बढ़ते रहे। मई में उन्होंने पत्थरों का वह चिन्ह खोजा जहां एरिक्सन के अभियान के आखिरी संदेश छोड़े गए थे। ये तुरंत स्पष्ट हो गया कि समस्या क्या थी। एरिक्सन रॉबर्ट पियरी द्वारा बनाए गए नक्शों पर निर्भर थे जो पूरी तरह से गलत थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पियरी की जलसंधि अस्तित्व में ही नहीं थी। जानकारी मिलने के बाद मिकेल्सन और इवर्सन अल्बामा जहाज पर लौटे। यह यात्रा कठिन थी। लौटते समय उन्हें कई चीजें छोड़नी पड़ी। लौटने पर देखा कि जहाज बर्फ में नष्ट हो गया था और बाकी दल जा चुका था। बाद में पता चला कि चालक दल को एक जहाज ने बचा लिया, लेकिन कप्तान और इंजीनियर पीछे रह गए। मिकेल्सन इसके लिए तैयार थे। दरअसल उन्होंने बाकी चालक दल के साथ एक संदेश छोड़ दिया था कि अगर वे वापस लौटने में असफल रहे तो चिंता न करें। उन्हें लगा वे गुजरते जहाज पर सवार हो सकेंगे। अल्बामा के अवशेषों से आश्रय बनाते वक्त दोनों ने सोचा कि मदद दूर नहीं होगी। 2 सर्दियां बीतने के बाद ही कोई जहाज वहां पहुंचा। दोनों की हालत इतनी खराब थी कि बचाव के लिए आए एक आदमी उन्हें देखकर पागल समझकर जहाज की ओर भाग गया। वे पिछले अभियानों की छोड़ी चीजों पर जिंदा रहे और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश में छोटे खरगोशों की देखभाल करते रहे। दोनों का डेनमार्क में हीरो जैसा स्वागत हुआ। आइवर्सन के लिए यह उसके करियर का अंत था, लेकिन मिकेल्सन आर्कटिक क्षेत्र की खोज जारी रखेंगे और 90 साल की उम्र में निधन से पहले कई बार ग्रीनलैंड वापस जाएंगे। नंबर 17। मैरी डेनिस लैंड्स का जन्म सितंबर 1964 में हुआ था। 2004 तक उनके 2 वयस्क बच्चे थे और वह परिवार के साथ मार्शल, मिशिगन में रहती थी। उसी साल उनके माता पिता वहां से जाकर कैलिफोर्निया में बस गए। अनीता चाहती थी कि बेटी उनके साथ पश्चिम जाए, लेकिन वह मिशिगन में दादी बनने की तैयारी के चलते रुकना चाहती थी। 39 वर्षीय महिला मार्शल आर्म्स स्ट्रीट के 1200 ब्लॉक के एक अपार्टमेंट में रहती थी। वह वहां अपने मंगेतर क्रिस्टोफर ल्यूक प्रैट के साथ रहती थी। ये उसके माता पिता के कैलिफोर्निया स्थानांतरित होने के सिर्फ 2 दिन बाद की बात थी,
जब मैरी अपने घर से गायब हो गई थी, जो क्रिस्टोफर के साथ एक बहस के बाद हुआ था। उन्हें आखिरी बार 12 मार्च 2004 को रात 10 से 10:30 बजे के बीच देखा गया था। मंगेतर के मुताबिक मैरी ने बताया कि वह टहलने जा रही है और उन्हें कॉम्प्लेक्स के कारपोर्ट की ओर जाते देखा। इसके बाद वो अंधेरे में गायब हो गईं। मैरी उस शाम घर नहीं लौटी और तब से उन्हें किसी ने देखा या सुना नहीं है। 2 दिन बाद क्रिस्टोफर ने कैलिफोर्निया में अपनी मंगेतर के परिवार को फोन कर पूछा कि क्या वो वहां गई है। मिशिगन छोड़ने के बाद से मैरी को न देखने से परिवार इस कॉल से चिंतित था। इस सूचना के बाद लापता महिला के भाई ने मार्शल पुलिस विभाग से संपर्क किया और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने जांच कर मैरी के अपार्टमेंट तक पहुंच गए। यहां पता चला कि वह अपनी चाबियां, मोबाइल, सगाई की अंगूठी, कपड़े और डॉस ड्यूरेंगो गाड़ी वहीं छोड़ गई थी। हालांकि उसकी सफेद जालीदार पर्स घर से गायब थी, जिसे क्रिस्टोफर ने बताया कि वो शाम को साथ ले गई थी। उस रात के बाद से मैरी के खातों में कोई गतिविधि नहीं हुई। जांचकर्ताओं ने घंटों की सुरक्षा फुटेज देखी, जिसमें मार्शल पार्टी स्टोर के कैमरे ने 6:30 बजे मैरी को रिकॉर्ड किया। 12 मार्च को गायब होने से कुछ घंटे पहले। बाद में परिवार ने एक निजी जांचकर्ता रखा, जिसने पता लगाया कि मैरी पार्टी स्टोर के बाद मंगेतर से सैलून में मिली थी। कथित तौर पर गवाहों ने सुना कि उस जोड़े के बीच बहस हो रही थी और दोनों थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। उस रात उसने एक दोस्त से मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन जब वो दोस्त उसे लेने आया तो क्रिस्टोफर ने कहा कि मैरी उपलब्ध नहीं है। कानून प्रवर्तन ने श्वान दस्ते तैनात की, जो गंध का पीछा करते हुए पास के एक होटल तक पहुंची, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला था। क्रिस्टोफर ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों से बात करना बंद कर दिया है और अपनी मंगेतर के गायब होने के बाद उसे कई आरोपों में दोषी ठहराया गया, जो उसके मामले से संबंधित नहीं थे। उसे 2013 में पेरोल पर रिहा किया गया, जब उसने 6 साल की सजा काटी थी, जिसमें आपराधिक कृत्य, घरेलू हिंसा, अवैध कैद और संचार उपकरण से छेड़छाड़ शामिल थी। उसे इस मामले में जांच के दायरे में एक व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है, लेकिन आधिकारिक रिपोर्टों में उसे संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है। मैरीलैंड्स की गुमशुदगी में अनहोनी की आशंका है। वो अब भी लापता है। उन्हें लापता और खतरे में माना गया है और मामला अब तक अनसुलझा है। 39 वर्षीय महिला के बाल और आंखें भूरे रंग की थीं, लंबाई 5 फीट 6 इंच और वजन लगभग 160 पाउंड था। उनके कान और नाभि छिदे थे। उनके बाएं हाथ पर पोलियो टीके की वजह से बना एक अलग सा निशान था और वे पढ़ने के लिए भूरे चश्मा पहनती थीं। उनका दायां कान का लोब फटा है। उन्हें आखिरी बार नीली अस्पताल स्क्रब शर्ट, टेडी बियर या स्पॉन्ज बॉब प्रिंट, गहरे नीले स्क्रब पैंट, स्लिप ऑन स्नीकर्स, भूरी जैकेट और सफेद जालीदार पर्स के साथ देखा गया था। उनकी जानकारी मिलने पर मार्शल पुलिस विभाग को 269-781-2596 पर सूचित करें। नंबर 16, ग्रीन पीस दुनिया भर में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के विरोध के लिए प्रसिद्ध है। 1981 में ली गई इस फोटो के समय ये हाल ही में बना नया अभियान समूह था, जो हाल ही में ग्रीन पीस इंटरनेशनल बना था। लेकिन अभियानकर्ता पहले ही उन परेशान करने वाली गतिविधियों को उजागर कर रहे थे, जो आज भी हमारे महासागरों को नुकसान पहुंचाती हैं। फोटो में बड़ा जहाज जेम है, जो कचरा फेंकने वाला जहाज है और हर साल यूके इसे किराए पर लेता था। 40 के दशक से ही यूके और दुनिया के अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देश महासागर में परमाणु कचरे के बैरल फेंकते आ रहे हैं। 1946 और 1990 के बीच केवल अटलांटिक महासागर में ही लगभग 2 लाख बैरल डाले गए थे। यह कचरा परमाणु हथियारों और पावर प्लांट्स की तैयारी से आया था, लेकिन यह मेडिकल इंडस्ट्री जैसी जगहों से भी आया था, जहां कुछ इमेजिंग तकनीकों में परमाणु स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता था। सैकड़ों हजार बैरल में जमीन से बहाव या आकस्मिक रिसाव शामिल नहीं थे। शुरुआत में परमाणु उद्योग कचरे को बिना रोक टोक फेंक सकता था। 1972 में ही कचरा फेंकने को नियंत्रित करने वाले पहले समझौते लागू किए गए थे। लंदन डंपिंग कन्वेंशन ने समुद्र में उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरा फेंकने पर वैश्विक प्रतिबंध लगाया था। हालांकि निम्न और मध्य स्तर के कचरे की अनुमति थी।
यह परमाणु कचरा खतरनाक हो सकता था और इसमें रेडियो टॉक्सिक तथा लंबे समय तक बने रहने वाले समस्थानिक हो सकते थे। इसे कॉर्नवाल तट से कुछ 100 मील दूर फेंका गया था। ये ऐसी बात थी कि अगर जनता को इसके बारे में पता चलता तो निश्चित रूप से नाराजगी होती, लेकिन इस प्रथा का ज्यादा प्रचार नहीं हुआ था। ये वो चीज थी जिसे ग्रीनपीस बदलना चाहता था। 1978 से शुरू होकर प्रदर्शनकारियों की टीमें ऐसे जहाजों का सामना करने के लिए निकलती थी जैसे कि जेम। पहली मुठभेड़ में ग्रीनपीस की डिंगी एक बैरल की टक्कर से टूट गई जिसमें शायद परमाणु कचरा था। आने वाले वर्षों में नाविकों ने डिंगी में फायर होज से पानी भर दिया या डंपिंग प्लेटफॉर्म के चारों ओर पिंजरे बना दिए ताकि नावें पास ना आ सकें। ग्रीनपीस ने हर चुनौती झेली। टकराव से डंपिंग पर जनता का ध्यान गया, पर प्रभावी काम को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। जेम और अन्य डंपिंग जहाजों के नाविक कह सकते थे कि वे कानून का पालन कर रहे थे। लंदन डंपिंग कन्वेंशन को बदलने के निरंतर प्रयासों से ही महासागरों में परमाणु कचरे के निपटान पर प्रतिबंध लगा। 1983 में लंदन डंपिंग कन्वेंशन के पक्षकारों ने रेडियोधर्मी कचरे के डंपिंग पर अस्थायी रोक लगाने का आह्वान किया और विशेषज्ञों की एक समिति को यह आकलन करने के लिए बुलाया गया कि आगे क्या किया जाएगा। यह साफ था कि निम्न स्तर का परमाणु कचरा भी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, लेकिन इसके बावजूद भी 1993 तक इस प्रक्रिया पर वास्तव में प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। नंबर 15, प्रकृति प्रेमी अनुभवी हाइकर सेवानिवृत्त एयरफोर्स मेजर जनरल। ये उपाधियां विलियम नील मैकैसलैंड के जीवन का सार हैं। वे अंतरिक्ष अभियंता और वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला के पूर्व कमांडर हैं। अपनी सैन्य सेवा के दौरान विलियम को 2007 में पेंटागन में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने एयरफोर्स सचिव के अधीन कार्यालय में अंतरिक्ष अधिग्रहण अनुभाग का निर्देशन किया। 2009 में वे रक्षा अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक्स कार्यालय में विशेष कार्यक्रम निदेशक बने। इस पद पर रहते हुए उन्हें अमेरिका की सबसे संवेदनशील जानकारी, ज्ञान, कार्यक्रम और अघोषित क्षमताओं तक पूरी पहुंच थी। विलियम को उनकी सेवाओं के लिए कांस्य सेवा स्टार, कई ओक लीफ क्लस्टर, स्मॉल आर्म्स एक्सपर्ट मार्क्समैनशिप रिबन और संयुक्त मेरिटोरियस यूनिट अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले हैं। सैन्य सेवा के बाद विलियम अप्लाइड टेक्नोलॉजी एसोसिएट्स में टेक्नोलॉजी डायरेक्टर बने। उनका कार्यस्थल और निवास अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में है। विलियम इस साल की शुरुआत में गायब हो गए थे और उन्हें उन 11 वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है जो 2024 के मध्य से रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं। इन लापता व्यक्तियों के पास उच्च सुरक्षा मंजूरी है, जिससे उनकी गुमशुदगी चिंता का विषय है। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार 68 वर्षीय व्यक्ति 27 फरवरी 2026 की सुबह अपने अल्बुकर्की स्थित घर से बाहर निकल गए थे और अपने कई निजी सामान जैसे उनके नंबर वाले चश्मे, पहनने योग्य डिवाइस और उनका मोबाइल फोन पीछे छोड़ गए थे। तब से उन्हें न तो देखा गया है और न ही उनकी कोई खबर मिली है। उसी दिन न्यू मैक्सिको बर्नालिलो काउंटी शेरिफ कार्यालय ने विलियम के लिए सिल्वर अलर्ट जारी किया। रिपोर्टों के अनुसार पता नहीं है कि वह कहां जा रहे थे या जाते समय क्या पहना था। घर की तलाशी में जांचकर्ताओं ने पाया कि हाइकिंग बूट्स, लाल बैकपैक, बटुआ, .38 कैलिबर रिवॉल्वर और उसका चमड़े का होल्स्टर गायब थे। फिर इलाके में खोज अभियान चला। उनके घर को चट्टानों और घाटी ने घेरा था, जिन्हें इंफ्रारेड कैमरों वाले हेलीकॉप्टरों ने अच्छी तरह खंगाला। टीमें रात भर इलाके के ऊपर मंडराईं ताकि उनकी तकनीक गर्मी के संकेत पकड़ सके। हालांकि गर्म वसंत का मौसम उनके खिलाफ हो गया और इलाके को उनके लिए मुश्किल बना दिया। पूरा पहाड़ चमक रहा था, जिससे चट्टानों और शरीर की गर्मी में फर्क करना मुश्किल था। काफी कोशिशों के बाद भी विलियम नहीं मिला। 8 दिन बाद जांचकर्ताओं ने उस घर के पास एक ग्रे यूएस एयरफोर्स स्वेटशर्ट पाई जहां से विलियम गायब हुआ था, लेकिन परिवार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों के अनुसार वे नहीं कह सकते कि विलियम ने घर क्यों छोड़ा या इसमें कोई और शामिल था या नहीं। उन्होंने घंटों निगरानी फुटेज देखी, लेकिन वह भी बेकार रही। विलियम के लापता होने से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह मानसिक भ्रम का अनुभव कर रहे थे
और किसी अज्ञात चिकित्सीय स्थिति से ग्रस्त थे। इसी वजह से उन्होंने कई समूहों से इस्तीफा दे दिया था, जिनमें से अधिकांश विज्ञान से जुड़े थे। हालांकि संभावित मानसिक गिरावट के बावजूद विलियम को कमरे में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था। वह बेहद सक्षम भी थे। उनका गायब होना उनके स्वभाव के खिलाफ है। इस साल अप्रैल से इन गायब होने की घटनाओं को व्हाइट हाउस की जांच के तहत रखा गया है, जो उच्च सुरक्षा मंजूरी वाले लोगों के लापता होने की घटनाओं से जुड़ी एक व्यापक जांच का हिस्सा है, जिनमें से अधिकांश अब भी अनसुलझी हैं। चिकित्सकीय कारणों से कानून प्रवर्तन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। विलियम मैकैस्लिन को आखिरी बार 27 फरवरी सुबह 11:00 बजे क्वेल रन इलाके में देखा गया था, जब वे अज्ञात दिशा में जा रहे थे। 68 वर्षीय व्यक्ति को एक काकेशियन पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी नीली आंखें और सफेद ग्रे बाल हैं। उनकी लंबाई 5 फीट 11 इंच और वजन 160 पाउंड है। यह भी ज्ञात है कि वे नंबर वाला चश्मा पहनते हैं। इस मामले से संबंधित जानकारी या उनकी लोकेशन के बारे में सूचना मिसिंग पर्सन्स यूनिट को 1-50-546-870-70 पर दी जा सकती है। नंबर 14। 1991 में कुवैत के दृश्यों को दमकल कर्मियों ने डांटे की इन्फर्नो जैसी बताया था, और उस समय की तस्वीरें भी इस आकलन की पुष्टि करती हैं। काले धुएं के स्तंभ सूरज को ऐसे ढक लेते हैं कि कुवैत का तापमान आसपास के इलाकों से कम हो जाता है। अंधेरे को चीरने वाली सिर्फ नारंगी आग थी। जहां आग नहीं लगी थी, वहां भी तेल के कारण काम करने वाले लोग डरावनी फिल्मों के पीड़ित जैसे दिखते थे। कुवैत के तेल कुओं में लगी आग मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी पारिस्थितिक आपदाओं में थी, लेकिन चेरनोबिल आपदा या बोला चक्रवात के विपरीत कुवैती आग जानबूझकर लगाई गई थी। आग 1991 में खाड़ी युद्ध के अंत में शुरू हुई थी। कुछ माह पहले इराकी सेना ने कुवैत पर हमला कर 2 दिन तक कब्जा किया था। हमले के तुरंत बाद उसकी निंदा की गई और अमेरिका के नेतृत्व में सैन्य गठबंधन उसे रोकने भेजा गया। फरवरी 1991 में गठबंधन की जमीनी सेनाएं कुवैत में दाखिल हुई और इराकी सैनिक जल्दी ही पीछे हट गए, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने आग लगा दी, जिससे दुश्मनों के लिए डरावना दृश्य रह गया। इस युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक कुवैत के समृद्ध तेल क्षेत्र थे। अब वे तेल क्षेत्र, जिन्होंने देश को इतनी संपत्ति दिलाई थी, आग के हवाले कर दिए गए थे। 600 से अधिक तेल कुओं में आग लगा दी गई थी, जबकि कई अन्य कुएं खुले छोड़ दिए गए थे और वे तेल को पर्यावरण में फैलाते रहे। कुओं के आसपास का इलाका बारूदी सुरंगों से भरा हुआ था, जिससे आग बुझाने की कोशिश करने वालों के लिए यह और भी खतरनाक हो गया था। जब विशेषज्ञों ने यह आकलन करने की कोशिश की कि कितना काम करना है, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि सभी तेल कुओं को बंद करने और आग बुझाने में वर्षों लग जाएंगे। काम को और भी देर तक टालना पड़ेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दमकल कर्मियों के लिए कुएं जितना संभव हो सके उतने सुरक्षित हों। आग लगने के कुछ ही महीनों बाद दुनिया भर से दमकल कर्मियों की टीमें कुवैत पहुंचने लगी। वे इस काम के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित थे और नुकसान को ठीक करने के लिए काम में जुट गए। तेल कुओं में पहली आग अप्रैल की शुरुआत में बुझाई गई थी। दमकल कर्मियों को उस तेल से होकर गुजरना पड़ता था जो उनकी त्वचा पर रासायनिक जलन पैदा कर सकता था। घना धुआं जिससे देखना लगभग नामुमकिन हो जाता था, और जमीन पर बिखरे झंडे जो उन जगहों को चिन्हित करते थे जहां बारूदी सुरंगें दबी हुई थीं। प्रगति धीरे धीरे हुई, लेकिन दमकल कर्मी इस अनोखे काम में माहिर हो गए। सालों के काम का अनुमान कम हो गया। अंतिम कुआं नवंबर 1991 में बंद हुआ था। इस तबाही के कुछ दृश्य दुनिया भर में प्रसारित किए गए। नासा की तस्वीरों ने आग की भयावहता को दिखाया, जिसमें काले धुएं की लकीरें रेगिस्तान में फैलती हुई नजर आ रही थी। और भी ज्यादा नुकसान खुद खाड़ी को हुआ, जहां अनगिनत बैरल तेल पानी में फैल गया था। तेल में फंसे पक्षियों व अन्य वन्य जीवों की तस्वीरें मीडिया में आई थी। लोग जानवरों की मदद करना चाहते थे, पर जब पक्षी तेल में ढक गए तो उनकी मदद करना मुश्किल था। कुओं को बंद करना और आग बुझाना एक बड़ी जीत और सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय घटनाओं में से एक माना गया। उपलब्धियां थी, लेकिन
पर्यावरणीय नुकसान दमकल कर्मियों के लौटने के बाद भी जारी रहा। नंबर 13, बेचारे। सुआ स्वाहर का मामला उन कई गुमशुदगियों में से एक है जिनमें दुर्भाग्यवश जानकारी की कमी है, जिससे मामला ठप हो जाता है और जांचकर्ताओं को केवल जनता की मदद पर निर्भर रहना पड़ता है, जो बदले में दी गई जानकारी पर निर्भर करती है। सुआ स्वाहर के मामले में केवल बुनियादी जानकारी दर्ज है, उनकी पृष्ठभूमि या निजी जीवन की ज्यादा जानकारी नहीं है। लापता महिला का बुनियादी हुलिया और गुमशुदगी की सामान्य समय रेखा ही जनता को दी गई है। हालांकि जानकारी की कमी है, लेकिन यह तथ्य नहीं बदलता कि वह एक लापता व्यक्ति है जिनका मामला सुना जाना चाहिए। 12 मार्च 2002 को 22 वर्षीय पूर को आखिरी बार मिनियापोलिस मिनेसोटा में देखा गया था। यह निश्चित नहीं है कि वह किस परिस्थिति में उस इलाके में थीं या क्या वह वहां की निवासी थीं, लेकिन यहीं से वह गायब हो गईं और फिर कभी उन्हें देखा या सुना नहीं गया। लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के एक हफ्ते बाद उनका वाहन, जिसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लावारिस हालत में पाया गया। यह नहीं बताया गया कि वाहन कहां और कैसे मिला, लेकिन लापता महिला वाहन में या पास नहीं थी। वाहन की बरामदगी के बाद पूर के मामले की समय रेखा यही खत्म हो जाती है और ब्रुकलिन सेंटर पुलिस विभाग सिर्फ सुरागों के आधार पर जांच जारी रखे हुए है। जांचकर्ताओं को नहीं पता कि वह गायब होते समय क्या पहने थी। अब उनकी उम्र 46 साल है और वह 24 साल से लापता है। वह एशियाई महिला थी जिनके काले बाल और भूरी आंखें थी जब वह लापता हुई। उनकी लंबाई 4 फुट 9 से 4 फुट 11 इंच के बीच थी और वजन 110 से 120 पाउंड के बीच था। कहा जाता है कि उनकी निचली पलकों पर नीले आईलाइनर का टैटू था और उस समय उनके बाल कंधे से थोड़े लंबे थे। उनकी गुमशुदगी और ठिकाने से संबंधित जानकारी ब्रुकलिन सेंटर पुलिस विभाग को 76356933333 पर दी जा सकती है। नंबर 12 मई 1945 में एक फोटोग्राफर ने कुछ तस्वीरें ली जिसमें अमेरिकी सैनिक बेशकीमती कलाकृतियों की जांच कर रहे थे, जिन्हें इकट्ठा करके बिना किसी खास व्यवस्था के रखा गया था। अपने आप में ये तस्वीरें किसी कला प्रदर्शनी को तैयार करने के काम की शुरुआत जैसी लग सकती हैं, लेकिन ये इतिहास के सबसे बड़े कला अपराधों में से एक की सतह को ही दर्शाती है। तस्वीरों में दिखे लोग 101वीं एयरबोर्न डिवीजन के थे। डी डे के बाद यह डिवीजन जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सीमा पर स्थित बवेरिया तक आगे बढ़ गई थी। यहीं पर उन्होंने कोनिक्ससी के पास एक पहाड़ी गुफा में छुपा हुआ एक कला संग्रह पाया, जिसे जर्मन सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने इकट्ठा किया था। हरमन गोरिंग द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। सत्ता में आने के बाद उनके पहले कार्यों में से एक था गुप्त पुलिस का गठन करना, जो उनकी पार्टी के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अत्याचार करेगी। बाद में वे जर्मन वायुसेना के कमांडर बने। युद्ध के बाद गोरिंग को न्यूरनबर्ग मुकदमों में युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाया गया। कला की लूट उनके अपराधों में सबसे भयानक तो नहीं थी, पर यह उनकी पार्टी के इतिहास को नियंत्रित कर खुद को सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ दिखाने का प्रतीक थी। यह अवांछनीय माने गए समुदायों, खासकर जर्मनी और कब्जे वाले क्षेत्रों के यहूदियों पर हमलों की शुरुआत थी। 1933 से शुरू होकर यहूदी परिवारों से कलाकृतियां और सांस्कृतिक महत्व की वस्तुएं लूटी गईं। कभी उनकी चीजें जब्त हो जाती थी तो कभी यहूदी परिवारों को अपनी कलाकृतियां नीलाम करनी पड़ती थी। कई कलाकृतियां पूरी तरह से नष्ट कर दी गई, खासकर वे जो आधुनिक प्रकृति की थी, लेकिन अन्य को जर्मन उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा ले लिया गया और अपने पास रख लिया गया। गोरिंग इस लूट का प्रमुख लाभार्थी था। एक दशक में उसने यूरोप से कई चुराई गई कलाकृतियां हासिल की। युद्ध के दौरान वह कब्जे वाले इलाकों के संग्रहालयों में घूमता था और बस जो कलाकृति उसे चाहिए होती उसे चुन लेता था। इनमें से ज्यादातर कलाकृतियां कारिनहाल स्थित उसकी जागीर में रखी जाती थी। संग्रह इतना बड़ा था कि कई चीजें बस ढेर कर दी गई थी, प्रदर्शित नहीं हुई थी। संग्रह बड़ा होने के बावजूद गोरिंग ने अपनी हर चीज के स्रोत का बारीकी से रिकॉर्ड रखा था। कई बार यह भी लिखा कि वे किस परिवार से चुराई गई थी। जब यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध का रुख उसके पक्ष में नहीं जा रहा है,
तो गोरिंग ने अपने कला संग्रह को मित्र देशों के हाथों से बचाने के लिए एक कठोर फैसला लिया। संग्रह को पैक करके ट्रेन से बवेरिया भेज दिया गया। कुछ को उन्हीं मालवाहक डिब्बों में छोड़ दिया गया, बाकी को एक गुफा में छुपा दिया गया। हजारों चुराई गई पेंटिंग्स, जिनमें रूबेंस और रेम्ब्रांट के काम थे, उस संग्रह में मूर्तियां व अन्य कलाकृतियां भी थीं। अधिकांश खजाना हट्टे ही गोयरिंग ने सोवियत सेना के आने से पहले केहर्न हॉल नष्ट करवा दिया। जब इमारत को नष्ट किया गया तो उसके लूटे गए संग्रह की कुछ चीजें अभी भी इमारत में थीं, और जब सोवियत सेना वहां पहुंची तो वे मलबे में पड़ी हुई थीं। कई कलाकृतियां अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त हुई। बवेरिया का संग्रह मिलने पर कलाकृतियां असली मालिकों को लौटाई जाने लगी। यह काम आज भी जारी है, जैसा कि 1930 और 40 के दशक में लूटी गई कई कलाकृतियों के साथ है। और कुछ मामलों में ऐसी कलाकृति के असली मालिक का पता लगाना मुश्किल है, खासकर जब युद्ध के दौरान इतनी सारी परिवारें खत्म हो गई थीं। नंबर 11। हैटिस ट्रुबिचुलू का जन्म 1977 में तुर्की में हुआ था और 1993 में वह अपने परिवार के साथ कनाडा चली गई। उन्होंने कम उम्र में शादी की, पर वह जल्दी टूट गई। कुछ साल बाद उन्होंने दोबारा शादी की, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक नहीं चली। इन असफल रिश्तों के बावजूद वे प्यार की तलाश करते रहे। 2008 में क्रिसमस पार्टी में उनकी मुलाकात 29 वर्षीय रीजा कोसा से हुई और उसी दिन वो उन्हें दिल दे बैठी। वे जल्द ही रोमांटिक रिश्ते में आ गए और कुछ महीनों में हैटिस कई बार न्यूयॉर्क गई, जहां रीजा रहते थे। जब दोनों की सगाई हो चुकी थी, तब पता चला कि रीजा पहले ही अमेरिकी महिला विंसम एंजेला पेरेस से शादी कर चुके थे। हैटिस को बताया गया था कि वे तलाक ले रहे हैं। यह सच है या नहीं, स्पष्ट नहीं। 2009 में 32 साल की महिला गायब हो गई थी, जब वो न्यूयॉर्क अपने दूर रहने वाले प्रेमी से मिलने जा रही थी, जो तुर्की से था। हद्दिस ने 13 जून को टोरंटो स्थित अपने घर से निकलकर रीजा से मिलकर कुछ दिन साथ बिताने की योजना बनाई थी। उन्हें आखिरी बार ब्राउन 2007 टोयोटा कोरोला में टोरंटो के ब्लोर स्ट्रीट वेस्ट और लैंसडाउन एवेन्यू पर गाड़ी चलाते हुए देखा गया था। वो कभी कनाडा वापस नहीं लौटी और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। 21 जून को उनके जाने के कुछ दिन बाद न्यूयॉर्क सिटी के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर एक लावारिस गाड़ी की सूचना मिली। वह टोयोटा कोरोला कार थी, जिस पर ओंटारियो की नंबर प्लेट थी। वो कार लापता महिला की थी और उसके लापता होने की रिपोर्ट मिलते ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने बैंक, मोबाइल रिकॉर्ड्स और फेसबुक की जांच की, लेकिन उसके लापता होने के बाद कुछ भी सक्रिय नहीं था। पता चला कि जिस दिन उसकी गाड़ी एयरपोर्ट पर मिली, उसी दिन उसके नाम से तुर्की का एयरलाइन टिकट खरीदा गया था। लापता महिला न तो उस फ्लाइट में चढ़ी, न किसी और फ्लाइट में, और न ही तुर्की में उसके प्रवेश का कोई रिकॉर्ड मिला। तुर्की प्रवासी रीसा, जो लॉन्ग आइलैंड की स्टील फैक्ट्री में वेल्डर थी, 30 जुलाई को गुमशुदा होने के तुरंत बाद अमेरिका छोड़ गई। वह अपने देश के लिए एक तरफा टिकट ले रहा था। उसकी पत्नी एंजेला भी उसी समय गायब हो गई थी। अजीब है, एंजेला की गाड़ी भी उसी एयरपोर्ट पर लावारिस मिली जहां हद्दीस की, और ये उसके पति के तुर्की जाने के 4 महीने बाद था। बाद में एंजेला दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में मिली, जिससे पुलिस ने रीसा कोसा को एंजेला और हद्दीस दोनों की गुमशुदगी में जांच के दायरे में अहम व्यक्ति माना और किसी आपराधिक कृत्य की प्रबल आशंका जताई। लेकिन वह संदिग्ध अब जीवित नहीं है। जांचकर्ताओं को लगता है कि हद्दीस न्यूयॉर्क से बाहर नहीं गई, पर उसके ठिकाने के सुराग बहुत कम हैं। वह अब भी लापता और संकटग्रस्त मानी जाती है। गुमशुदगी अनसुलझी है। उसका वर्णन एक कोकेशियन महिला के रूप में किया गया है, जिसके कंधे तक लंबे काले बाल और भूरे रंग की आंखें हैं। उसकी लंबाई 5 फीट 1 इंच और वजन 130 पाउंड है। उसके बाएं गाल पर छोटा निशान है और उसे आखिरी बार सफेद पैंट, ड्रेस शर्ट व काले हाई हील्स में देखा गया था। हद्दीस की गुमशुदगी के बारे में जानकारी टोरंटो पुलिस मिसिंग पर्सन यूनिट को 416-808-7111 पर दी जा सकती है। सूचनाएं ऑनलाइन 222 tips.com या टोरंटो पुलिस सर्विस के फेसबुक पेज पर भी साझा की जा सकती हैं। नंबर 10।
1931 में अमेरिकी इतिहास के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में से एक पर मुकदमा चला। ये उन हिंसक अपराधों के लिए नहीं था जिनके लिए वह जाना जाता है, और न ही निषेध काल में शराब की तस्करी के लिए। यह टैक्स चोरी के लिए था। अल कैपोन के मुकदमे की तस्वीरें अमेरिकी इतिहास की प्रतिष्ठित झलकियां बन गई हैं, लेकिन बिना संदर्भ के इनमें से एक तस्वीर लगभग हास्यपूर्ण लगती है। 1931 तक कैपोन शिकागो के सबसे खतरनाक लोगों में गिना जाता था। 6 साल पहले जॉन टोरियो के रिटायर होने के बाद उसे कोलोसीमो गिरोह का बॉस बना दिया गया था। गिरोह का मुख्य काम बियर और शराब बनाना व बांटना था, जब इन्हें बेचना गैर कानूनी था। ये एक बहुत ही फायदेमंद कारोबार था और इससे निपटने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा थी। कैपोन ने प्रतिस्पर्धा से सबसे हिंसक तरीके से निपटा। वह अकेला नहीं था, लेकिन कैपोन और उसके आदमियों की क्रूरता ने उसे सबसे ऊपर रखा। कैपोन अवैध जुए में भी शामिल था और कम से कम एक जुए के अड्डे का मालिक भी माना गया था। लेकिन भले ही कैपोन के अपराध आमतौर पर सबको पता थे, फिर भी उसे इन अपराधों के लिए जेल भेजना एक मुश्किल काम था। गवाह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे या अपनी जान गंवा देते थे। जो लोग किसी तरह बच भी जाते थे, वे अचानक खुद को यह याद करने में असमर्थ पाते थे कि क्या हुआ था। सबूत गुम हो जाते थे, जिससे अभियोजन केस पेश नहीं कर पाता था। सरकार इस खतरनाक अपराधी को सड़कों से हटाने का तरीका ढूंढ रही थी। 1929 में अमेरिकी कोषागार के विशेष खुफिया इकाई ने कैपोन की कमाई की जांच शुरू की। कैपोन शानदार जीवन जीता था। वो रूमालों पर सैकड़ों डॉलर खर्च करता था, जो आज हजारों के बराबर है। वे यह न साबित कर सके कि उसने पैसा अवैध तरीके से कमाया था, पर यह जरूर साबित कर सकते थे कि उसने टैक्स नहीं दिया। 1931 के मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने साबित करने की कोशिश की कि कैपोन के पास जो कुछ था वह उसने कमाया था, जिसके लिए उसके जुए के अड्डों के पूर्व कैशियर और बैंक कर्मचारियों ने उसके खिलाफ गवाही दी। बचाव पक्ष की दलील मुख्य रूप से इस पर टिकी थी कि कैपोन एक खराब जुआरी था और उसने अपनी सारी कमाई घुड़दौड़ में हार दी थी। अगर मुकदमा गुमनाम होता तो शायद इस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, लेकिन अल कैपोन नाम की वजह से पत्रकार और फोटोग्राफर सभी इस मामले में रुचि रखते थे। मुकदमे में कई तस्वीरें ली गईं। कैपोन खुद को फोटो खिंचवाने में कोई परेशानी नहीं थी। वह कैमरों की तरफ मुड़ जाते थे और यहाँ तक कि मुस्कुराते भी थे, लेकिन कुछ साथी उतने उत्साही नहीं थे। मुकदमे की सबसे प्रसिद्ध तस्वीरों में सार्वजनिक बेंचों की फोटो है। कई पुरुष कतार में बैठे हैं, चेहरा कैमरे से छुपा रहे हैं। ये माफिया लोग कैपोन के समर्थन में थे। वे कैपोन से अपने संबंध का कोई स्थायी सबूत नहीं चाहते थे। मुकदमे की तस्वीरें दिखाती है कि कैपोन जैसे प्रसिद्ध गैंगस्टर खुद को कानूनी कार्रवाई से अछूता समझते थे, जबकि अंडरवर्ल्ड के अधिकतर अपराधी सुर्खियों से दूर रहना चाहते थे। आखिरी वक्त में जूरी बदलने के बाद कैपोन 23 में से सिर्फ 6 आरोपों में दोषी पाया गया और उसे 11 साल की सजा हुई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वह 8 साल बाद रिहा हो गया। नंबर 9, चासिटी। रीड की पृष्ठभूमि और निजी जीवन के बारे में सार्वजनिक रूप से ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनका जन्म 22 अगस्त 1978 को हुआ था और 2002 में वो लिटिल रॉक, अरकानसस की निवासी थी। वह अपने परिवार की बहुत प्यारी सदस्य थी और अपने कजिन्स के भी काफी करीब थी। दोस्त और परिवार उन्हें प्यार से पुट्टन कहते थे। कहा गया है कि उन्हें कोई चिकित्सीय समस्या थी, पर स्पष्ट नहीं कि वह क्या थी। चैसिटी की कहानी 26 अक्टूबर 2002 को शुरू हुई, जब उन्होंने ग्रीनवुड मिसिसिपी में अपने एक परिवार के सदस्य को फोन किया। उन्होंने अपने रिश्तेदार को बताया कि वह ग्रीनवुड में हैं और स्कूबा, मिसिसिपी जाने वाली हैं। उन्होंने बताया कि वो शायद मेरिडियन में रुक सकती हैं, जो स्कूबा के रास्ते में है। चैस्टिटी अपने कुछ चचेरे भाइयों बहनों से मिलने वाली थी, लेकिन इस कॉल के बाद ना तो किसी ने उन्हें फिर देखा, ना ही उनसे कोई खबर मिली। 24 साल की चैस्टिटी 1998 मॉडल टर्क्वाइज फोर्ड कॉन्टूर कार में यात्रा कर रही थी जब वो गायब हो गई। निश्चित नहीं कि वह चचेरे भाई के घर पहुंची थी या नहीं, जिससे खोज का स्थान तय करना कठिन है। वह या तो ग्रीनवुड मेरिडियन के बीच या मेरिडियन स्कूबा के बीच गायब हुई। संभव है वह लिटिल रॉक लौटते वक्त लापता हो गई हों।
इन क्षेत्रों में किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया, न ही चैस्टिटी या उनकी कार देखी गई है। अधिकारियों ने उस सामान्य इलाके और रास्ते की तलाश की है जिसके बारे में उन्हें लगता है कि उस युवती ने लिया था, लेकिन उनके पास उसकी मौजूदगी के बारे में कोई सुराग नहीं है। अरकानसास नंबर प्लेट वाली उनकी गाड़ी उनके गायब होने के बाद से नहीं मिली है। मामला अब भी अनसुलझा है और उन्हें लापता व खतरे में माना गया है। उनकी गुमशुदगी में किसी संदिग्ध का नाम सामने नहीं आया है और 2026 तक कोई सुराग या देखे जाने की घटना नहीं मिली। चैस्टिटी अब 47 साल की है। उन्हें चिकित्सीय समस्या है और वह पुट्टन को सरनेम के तौर पर अपनाती हैं। उनका वर्णन एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला के रूप में है, जिनके काले बाल, भूरी आंखें, लंबाई लगभग 5 फुट 7 इंच और वजन करीब 320 पाउंड है। उनके दोनों कान छिदे हैं और लापता होने पर उन्होंने हरी स्ट्रेच पैंट व सफेद शर्ट पहनी थी। जांच एजेंसी केम्पर काउंटी शेरिफ कार्यालय है और उनसे 601-753-2255 पर संपर्क किया जा सकता है। नंबर 8। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में यूरोप में शक्ति का संतुलन और भी अधिक अस्थिर होता जा रहा था। नेपोलियन युद्धों के एक सदी बाद से महाद्वीप में अपेक्षाकृत शांति बनी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बढ़े, यूरोपीय राष्ट्र विश्व मंच पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। शांति बनाए रखने के प्रयास में रक्षात्मक संधियां बनाई गईं, लेकिन इसका यह भी मतलब था कि अगर एक राष्ट्र ने दूसरे पर युद्ध की घोषणा कर दी तो पूरा महाद्वीप लड़ाई में उलझ सकता था। जब तनाव बढ़ रहा था तो दो चचेरे भाई अपने अपने देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए मिले। रूस के सार निकोलस द्वितीय और जर्मनी के कैसर विल्हेम द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध में एक दूसरे के विरोधी बन गए। युद्ध शुरू होने से पहले वे अच्छे दोस्त थे। निकोलस की शादी विल्हेम की पहली चचेरी बहन से हुई थी। वे दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन एक दूसरे को कजिन और विली, निक्की उपनामों से बुलाते थे। करीबी रिश्ते के बावजूद उनके बीच कोई रक्षा संधि नहीं थी। 1905 में दोनों सम्राट इसे बदलने के लिए मिले। 24 जुलाई को दोनों फिनलैंड के तट के पास जर्मन जहाज बर्लिन के डेक पर मिले। विल्हेल्म ने निकोलस को जहाज दिखाया और नाविकों संग फोटो ली, लेकिन बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना था जिसे ब्योर्के की संधि के नाम से जाना जाएगा। यह रक्षात्मक समझौता था कि यूरोप में किसी देश ने इन दोनों में से एक पर हमला किया तो दूसरा मदद करेगा। विल्हेल्म ने ही यूरोप में शब्द जोड़ने पर जोर दिया था। इसका मतलब था कि अगर अफ्रीका या एशिया में इन दोनों में से किसी पर हमला होता है तो दूसरा उसकी रक्षा के लिए बाध्य नहीं रहेगा। इस शर्त के कारण कैसर अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गया, जबकि उसकी सरकार रूस से एशिया में ब्रिटेन और अफ्रीका में फ्रांस के खिलाफ मदद चाहती थी। लेकिन कैसर का मानना था कि इससे वे एक ऐसे युद्ध में फंस जाएंगे जिसे लड़ने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। दोनों सम्राटों को सरकारों से संधि का समर्थन नहीं मिला और इसे अनुमोदित नहीं किया गया। हालांकि इससे उन्हें भविष्य में फिर से मिलने से कोई नहीं रोक पाया। 2 साल बाद वे जर्मन बाल्टिक तट के एक शहर में मिले, जहां दोनों सम्राटों की मुलाकात का प्रेस में खूब प्रचार हुआ और कई तस्वीरें ली गईं। राजनयिक संबंधों के प्रतीक के रूप में उन्हें एक दूसरे की सेना की वर्दी पहने हुए तस्वीरों में कैद किया गया। जार ने प्रूशियन ड्रैगन कर्नल की वर्दी पहनी थी, जबकि कैसर ने कोसैक कर्नल की वर्दी पहनी थी। इस बार किसी भी संधि पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं हुए, हालांकि उन्होंने आपसी शाश्वत मित्रता की शपथ जरूर ली। उस दिन जो भी व्यक्ति घटनाओं को घटित होते देख रहा था, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि कुछ ही वर्षों बाद ये दोनों व्यक्ति एक युद्ध में एक दूसरे के विरोधी पक्षों में होंगे। 1909 में 2 साल बाद दोनों सम्राटों और रूसी शाही परिवार की फिर मुलाकात हुई, जो कम प्रचारित थी, लेकिन इसमें ज्यादा तस्वीरें ली गई, जिनमें कैसर, निकोलस और उनके बच्चे साथ दिखाई दिए। प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर निकोलस और विल्हेल्म ने अपने अपने देशों के बीच युद्ध छिड़ने से रोकने के प्रयास में एक दूसरे को लगातार टेलीग्राम भेजे। उनके बीच रक्षा संधि नहीं थी, लेकिन रूस ने फ्रांस से संधि की थी और वह सर्बिया का संरक्षक था। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी से संधियां कर अपने सहयोगी की रक्षा को युद्ध की तैयारी शुरू की। दोनों सम्राटों द्वारा लड़ाई रोकने की कोशिशों के बावजूद सैनिकों की लामबंदी कर दी गई और उनकी आखिरी टेलीग्राम के कुछ दिनों बाद
जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। नंबर 7, टॉड ट्रनहेरिमन ने वाकई एक अद्भुत जीवन जिया था। उनकी जड़ें वियतनाम से जुड़ी थीं, जहां उनका जन्म फरवरी 1944 में हुआ था। वह देश के दक्षिणी क्षेत्र में पली बढ़ी, जहां उनकी परवरिश ताय निन में हुई, जो सैगॉन के बाहर एक शहर है। उनका घर सैगॉन नदी किनारे था, जिससे बाद में उन्हें पानी के पास रहने की चाह पैदा हुई। 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले बेटे मिन्न को जन्म दिया। उसी साल उन्होंने वियतनाम युद्ध में पति को खो दिया। 2 साल बाद 1968 में उनकी मुलाकात अमेरिकी मर्चेंट मरीन अधिकारी क्लिंटन हेरिमन से हुई। क्लिंटन और तात पहली नजर में ही प्यार कर बैठे और पारंपरिक वियतनामी समारोह में शादी की। दोनों ने मिलकर ताय निन के ग्रामीण इलाके में एक घर बनाया, जहां उनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम थू होंग रखा गया। भयंकर युद्ध के कारण इस जोड़े को लड़की की सुरक्षा के लिए योजना बनानी पड़ी, क्योंकि उसका आधा वियतनामी आधा अमेरिकी मूल उसे निशाना बना सकता था। इस प्रयास के चलते परिवार को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, जिसमें मेन के कैस्को बे के पथरीले समुद्र तट और मेक्सिको की खाड़ी के उथले इलाके भी शामिल थे। उन्होंने पानी के किनारे रहने का सिलसिला बनाए रखा, जहां वे रंगीन और खुशहाल जीवन जीते थे। टॉड ने वियतनामी अनुवादक के रूप में शरणार्थी अस्पतालों में स्वयं सेवा की और अच्छी कमाई कर रही थी। वह टेक्सास में संपत्ति खरीदकर मकान मालिक बनने और अपने बेटे व पोते पोतियों के करीब आने की सोच रही थी। जिस घर को वह देखना चाहती थी, वहां फिर से समुद्र का सुंदर दृश्य दिखता। वह एक ऐसे स्थान पर जाने को लेकर उत्साहित थी, जहां वह अपने परिवार से फिर से जुड़ सके, और वह नए संबंध बनाने के लिए भी उत्सुक थी। वह पोते पोतियों को मछली पकड़ना सिखाने और नए शहर के वियतनामी समुदाय में योगदान का तरीका ढूंढने का सपना देखती थी। पर तात को यह मौका नहीं मिला। ये 2001 की गर्मी थी, जब 57 वर्षीय तात ने लीग सिटी, जहां वह अपने बेटे से मिलने गई थी, और कॉर्पस क्रिस्टी, टेक्सास, जहां वह एक संपत्ति खरीदने की सोच रही थी, के बीच एक रास्ता तय किया। उनकी योजना थी कि वो खूबसूरत रास्ते हाईवे 35 से होकर संभावित घर देखें। 12 जुलाई 2001 को सुबह 5 बजे वे अपने बेटे के घर से गुलाबी क्वार्ट्ज 1995 लिंकन कॉन्टिनेंटल कार कस्टम फ्लोरिडा प्लेट तादसी में निकली। कार के पिछले बम्पर पर PJC वाला चौकोर स्टिकर था और आगे नेवी सील का प्रतीक चिन्ह लगा था। उस सुबह लगभग 8:30 बजे, यानी उनके निकलने के 3.5 घंटे बाद, टॉड के एक दोस्त ने उनके मोबाइल फोन पर कॉल करने की कोशिश की। फोन 4 बार बजा और वॉइसमेल पर चला गया, जिससे पता चला कि डिवाइस चालू थी। 10:30 बजे दोस्त ने फिर से उन्हें कॉल करने की कोशिश की और इस बार फोन सीधे वॉइसमेल पर चला गया, जिसका मतलब था कि अब डिवाइस बंद हो चुकी थी। शाम तक जब उनका संदेश नहीं आया तो परिवार और दोस्तों में चिंता बढ़ गई। उनके बेटे ने उस जगह फोन किया जहां उनकी मां रुकने वाली थी, लेकिन पता चला कि टॉड वहां पहुंची ही नहीं। अगले दिन महिला की गुमशुदगी पुलिस में दर्ज हुई। लेक सिटी और कॉर्पस क्रिस्टी के बीच खोज अभियान चलाया गया, लेकिन टॉड की गुमशुदगी का कोई सुराग नहीं मिला। लिंकन कार भी कभी नहीं मिली और वह भी टॉड की तरह ही रहस्यमय तरीके से गायब है। गायब होने के मामले में अब तक सिर्फ छोटी छोटी जानकारियां मिली है, लेकिन इन सुरागों से कोई नतीजा नहीं निकला। टेक्सास और फ्लोरिडा के बीच टॉड के कई अपुष्ट देखे जाने के दावे हुए हैं। गवाहों ने बताया कि उन्होंने उसे एक अनजान अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष के साथ देखा। उसका हुलिया पतला बताया गया है और उस समय उसकी उम्र 20 से 29 के बीच लग रही थी। उसे टॉड के गायब होने वाले दिन ह्यूस्टन इलाके में गाड़ी चलाते हुए देखा गया था और उसे इस मामले में एक संभावित संदिग्ध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लेक सिटी पुलिस विभाग के मुताबिक इसके पीछे किसी आपराधिक हरकत की आशंका है। टॉड ट्रान हरिमन एक एशियाई महिला है जिनके बाल काले सफेद और आंखें भूरी है। वह वियतनामी मूल की हैं और उनके पेट पर निशान हैं, जिनमें से एक सी सेक्शन के कारण है और दूसरा हिस्टेरेक्टोमी के कारण। वह चश्मा पहनने के लिए भी जानी जाती हैं। गुमशुदगी के वक्त वह बाएं हाथ में 7 सोने की चूड़ियां, डायमंड पेंडेंट वाला हार, शर्ट, शॉर्ट्स और सैंडल पहने थी। उनकी गुमशुदगी से संबंधित जानकारी
लीग सिटी पुलिस विभाग को 2813-322-566 पर दी जा सकती है। नंबर 6, स्पेनिश फ्लू महामारी की कई तस्वीरें डरावनी हैं, जो इस दुखद घटना की सच्चाई को साफ तौर पर दिखाती है। कई बार तस्वीर के पीछे का काला सच साफ नहीं दिखता। ये फोटो पोर्ट्समाउथ स्क्वायर, सैन फ्रांसिस्को के सबसे पुराने सार्वजनिक पार्क में ली गई थी। महामारी के दौरान यह मनोरंजन स्थल कार्यस्थल बन गया, जहां शहर की पुलिस अदालत सैन फ्रांसिस्को की आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बैठती थी। स्पेनिश फ्लू के आते ही सैन फ्रांसिस्को ने तुरंत कदम उठाए। उस समय की अखबारों की रिपोर्टों के अनुसार बीमारी का पहला मामला 23 सितंबर 1918 को तब सामने आया जब एक आदमी शिकागो की यात्रा से लौट कर आया था। डॉक्टरों ने तुरंत कार्रवाई की और आदमी को क्वारंटीन करने के आदेश दिए, लेकिन आदेश लागू होने से पहले ही बीमारी फैल गई और मामलों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। सिर्फ एक हफ्ते में 2000 से अधिक लोग इस बीमारी की गिरफ्त में आ गए। संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए तुरंत कदम उठाए गए। इनमें से कई उपाय आज हमारे लिए कोविड-19 महामारी की वजह से परिचित है। निवासियों को व्यस्त समय में ट्रामों और सार्वजनिक स्थानों से बचने को कहा गया। नृत्य हॉल, थिएटर बंद हुए। उस समय की तस्वीरों में सबसे प्रमुख उपाय गॉज के मेडिकल मास्क का उपयोग था। शुरुआत में नागरिकों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुछ ही समय में मास्क अनिवार्य कर दिए गए और करीब 1 महीने तक अधिकतर लोगों को रोजमर्रा मास्क पहनना पड़ा। आधुनिक समय की तरह सार्वजनिक जमावड़ों से बचना महत्वपूर्ण माना जाता था। यह खास तौर से अंदरूनी जगहों पर लागू था, जहां लोग पास होते थे। आधुनिक युग में इसका मतलब अक्सर घर से काम करना और ऑनलाइन जगहों पर इकट्ठा होना होता है। 1918 में यह विकल्प नहीं था। पुलिस कोर्ट उन स्थानों में थी जिन्हें शहर बंद होने पर भी काम करना था। सामान्य अपराधों के अलावा मास्क लगाने का आदेश होने का मतलब था कि पुलिस को एक और कानून का भी पालन करवाना था। महामारी के शुरू में अधिकतर लोग खुशी से मास्क पहनते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वे हमेशा याद रखते थे। कुछ ने आदेश का विरोध कर इसे असंवैधानिक बताया। सिर्फ 27 अक्टूबर को ही 110 लोगों को मास्क सही तरीके से न पहनने के लिए गिरफ्तार किया गया था। पुलिस प्रमुख के अनुसार ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी से जेलों में जगह नहीं रहती। अधिकतर अपराधियों को $5 जुर्माना मिला। कुछ लोगों को, जिनमें वे भी शामिल थे जो बार बार अपराध करते थे, छोटी अवधि की जेल की सजा दी गई। कानून प्रवर्तन पर दबाव बढ़ने पर अदालतों का चालू रहना जरूरी था, जिसमें पोर्ट्समाउथ स्क्वायर की खुली अदालत ने अहम भूमिका निभाई। उस समय की अन्य तस्वीरों में अजीब दृश्य दिखते हैं, जो दरअसल उन लोगों के हैं जो अपने जीवन की सबसे भयानक महामारी से जूझ रहे थे। एक तस्वीर में इमारत की सीढ़ियों पर पीठ किए खड़े या घुटनों के बल बैठे लोगों की भीड़ दिखती है। यह सेंट मैरी ऑफ द अजम्पशन कैथेड्रल की मंडली थी, जो मास में शामिल होने और प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुई थी। शुरुआत में लागू किए गए उपायों ने बीमारी के फैलाव को धीमा करने में मदद की। दुर्भाग्यवश सैन फ्रांसिस्को ने ये उपाय जल्दी हटा दिए। उपाय हटाने के तुरंत बाद फिर से लागू करने पड़े, क्योंकि मामले बढ़ने लगे। महामारी के अंत तक सैन फ्रांसिस्को में लगभग 45,000 लोग संक्रमित हुए और 3,000 से अधिक की मौत हुई। इससे यह शहर देश के सबसे प्रभावित शहरों में शामिल हो गया। नंबर 5, भाइयों बहनों के बीच इमैक्युलेट मैरी बेसिल है, जो स्वदेशी कनाडाई महिला और पैट्रिशिया व सैमुअल की बेटी है। उनके 3 भाई निक, पीटर, ट्रेविस और 3 बहनें क्रिस्टल, ईडा, सैमंथ हैं। प्रियजनों के मुताबिक इमैक्युलेट उर्फ मैकी अपनी छोटी बहनों क्रिस्टल और ईडा के बहुत करीब थी, जिन्होंने उन्हें देखभाल करने वाली बताया। कोई मदद मांगता तो वह हमेशा मदद करती थी। मैकी का जन्म 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, जो रोमन कैथोलिक पर्व इमैक्युलेट कंसेप्शन की तारीख है और इसी के प्रभाव से उनका नाम रखा गया। उन्होंने फोस्टर केयर में अपनी छोटी बहनों के साथ परवरिश पाई, जिससे उनका अटूट रिश्ता बना। प्रियजनों ने उन्हें एक अंतर्मुखी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है और वह शायद ही कभी पार्टियों में जाती थी।
वह न तो शराब पीती थी और न ही मनोरंजन के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करती थी। इसके बजाय उन्हें घर पर रहना, सफाई करना, सजावट करना या ऑनलाइन रहना और अपने छोटे बेटे के साथ समय बिताना पसंद था। इसी अंतर्मुखी स्वभाव और सतर्क व्यक्तित्व के कारण उनका परिवार हैरान रह गया जब उन्हें पता चला कि 2013 में वो अकेले ही एक पार्टी में गई थी, जो घटना उनकी गुमशुदगी की अनजानी पृष्ठभूमि बन गई। 13 जून का दिन था जब मैकी अपने घर से निकली और एक हाउस पार्टी में शामिल होने के लिए टेकी रिजर्व की ओर गईं। ये सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है कि उस शाम उस सभा में और कौन कौन मौजूद था, और केवल 2 व्यक्तियों के नाम ही सार्वजनिक रूप से बताए गए हैं। उनमें से एक कीथ था, मैकी का एक कजिन, जिससे वह उस रात मिली थी। उन्हें कथित रूप से विक्टर के साथ देखा गया था, जिसे परिवार जानता था। 14 जून की आधी रात के आसपास मैकी विक्टर और कीथ के साथ पार्टी से निकलती है ताकि कूसी के पास स्थित एक कैबिन में जाकर कुछ लाल टिन ला सके। वे तीनों एक सफेद और नीले ट्रक में साथ गए और इसी सफर के दौरान किसी अज्ञात परिस्थिति में इमैक्युलेट बैसिल की रहस्यमयी गुमशुदगी हो गई। यही आखिरी बार था जब उसे देखा या उसकी खबर मिली। कहा जाता है कि विक्टर को 10 घंटे बाद तैची में देखा गया। उसके कपड़े छाती तक भीगे थे। उसी दिन मैकी ने चिंतित बहन की कॉल्स का जवाब नहीं दिया। 3 दिन बाद और कई लोगों को कॉल करने के बाद परिवार ने एक बच्चे की मां के लापता होने की रिपोर्ट आरसीएमपी को ली। जांच के दौरान आरसीएमपी ने कीथ और विक्टर से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि वे लियो क्रिक फॉरेस्ट सर्विस रोड पर दुर्घटना में शामिल थे। इस कहानी की पुष्टि इलाके में पेड़ के पास ट्रक के टुकड़े मिलने से हुई। उनका दावा था कि मैकी उस घटना के बाद उनसे अलग हो गया था। दोनों का पॉलीग्राफ व फोरेंसिक जांच हुई। कुछ संदिग्ध नहीं मिला। दोनों ने सहयोग किया। महिला के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के 1 हफ्ते बाद आरसीएमपी ने तलाश शुरू की। उन्होंने जमीन और हवा दोनों जगह खोजबीन की और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इमैक्युलेट लापता होते समय ग्रे योगा पैंट, सफेद जूते और सामने मेपल पत्ते की आकृति वाला काला हुडी पहने थी। वो गहरे नीले आईपॉड शफल और सफेद ईयरफोन लेकर गई थीं। वो सामान उस जगह से नहीं मिला जहां से इमैक्युलेट के गायब होने की बात कही गई थी। मामले की खबर फैलते ही कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इमैक्युलेट को देखा है। इमैक्युलेट उस इलाके से गायब हुई थी जिसे हाईवे ऑफ टीयर्स का हिस्सा माना जाता है। ये मामला उनकी चचेरी बहन बॉनी मैरी जोसेफ के कई साल पहले इसी तरह गायब होने के बाद सामने आया। इमैक्युलेट के काले मध्यम लंबाई के बाल है, आंखें भूरे रंग की है। उनकी लंबाई 5 फीट 5 इंच और वजन करीब 125 पाउंड है। उनकी गुमशुदगी या ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी फोर्ट सेंट जेम्स आरसीएमपी को 2509968269 पर दी जा सकती है। नंबर 4। पहली नजर में व्यस्त सड़क पर पत्थरों के ढेर की पुरानी फोटो निर्माण स्थल जैसी दिखती है, लेकिन पास जाकर देखने पर पता चलता है कि पत्थरों के सामने रखे पहिए किसी गाड़ी से जुड़े नहीं हैं। ये तोपों के आधार है जो पत्थरों के ढेर में बने छोटे छोटे छेदों से बाहर की ओर ताने गए हैं। ये 1871 के वसंत महीनों में पेरिस की सड़कों पर बनाई गई कई बैरिकेड्स में से एक थी, जब एक क्रांतिकारी सरकार ने शहर पर कब्जा कर लिया था। फ्रांको प्रशियन युद्ध के बाद पेरिस कम्यून का गठन हुआ था। सम्राट नेपोलियन तृतीय की सेना उत्तर जर्मन परिसंघ से हार गई। फ्रांसीसी नेशनल गार्ड ने युद्ध के अंतिम महीनों में पेरिस का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था और टिके रहने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। राष्ट्रीय सरकारों के बीच शांति समझौते के चलते उन्हें हथियार रखने की अनुमति मिली। जनवरी 1871 के अंत तक युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन उसका असर पेरिस में बना हुआ था। नागरिकों ने लंबे समय तक घेराबंदी झेली। लड़ाई के समय कई लोगों ने गुजारा करने को घरेलू सामान गिरवी रख दिए और संघर्ष करते रहे। इसी दौरान पेरिस में नेशनल गार्ड ने राजनीतिक ताकत पाना शुरू किया था। 18 मार्च को राष्ट्रीय सेना ने पेरिस की तोपें हटाने की कोशिश की, जिससे क्रांति भड़क उठी। नेशनल गार्ड ने सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जिससे आखिरकार सेना को पेरिस से पीछे हटना पड़ा। फ्रांसीसी सरकार वर्साई गई। पेरिस वासियों ने अपनी सरकार बनानी शुरू की। पेरिस कम्यून आज भी फ्रांस में
एक विवादास्पद और विभाजनकारी दौर माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने इस क्रांति को आदर्श बताया और कई कम्युनिस्ट व समाजवादी सरकारों ने पेरिस कम्यून के सम्मान में अपने नाम रखे हैं। नारीवादी समूहों ने भी क्रांति में ऐसे पहलू पाए हैं जो इसे स्वभाव से नारीवादी दर्शाते हैं, जबकि अराजकतावादियों ने भी इसे अपना बताया है। पेरिस कम्यून पेरिस के लोगों से बना था, जिन्होंने विभिन्न राजनीतिक समूह और क्लब बनाए। उनमें से कुछ एक दूसरे का विरोध भी करते थे और वे हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं निभा पाते थे। फिर भी क्रांति का मुख्य विषय था कि पेरिस के लोगों को ही शहर पर शासन करना चाहिए, चाहे सीधे या परोक्ष रूप से। लेकिन कम्युनर्ड्स की कुछ कमजोरियां भी थी, जो मुख्य रूप से तब सामने आईं जब उन्होंने शहर को बाहरी ताकतों से बचाने की कोशिश की। राष्ट्रीय सरकार और सेना ज्यादा समय तक पीछे नहीं हटी। पेरिस को घेर लिया गया और कुछ महीनों में सड़कों पर लड़ाई शुरू हो गई। सैनिकों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। पिछली क्रांतियों में बैरिकेड्स लड़ाई के महत्वपूर्ण केंद्र रहे थे, जिन्होंने पूंजीपतियों को उन लोगों से बचाने में मदद की थी जो आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। नेपोलियन तृतीय ने पेरिस में ऐसी परियोजनाएं शुरू की जिससे बैरिकेड्स बेकार हो गए और चौड़ी सड़कों से सैनिकों की आवाजाही आसान हो गई। इससे क्रांतिकारियों ने बहादुरी से लड़ना नहीं छोड़ा। महिलाएं और पुरुष दोनों ही बैरिकेड्स पर डटे रहे जब तक कि उनका पूरी तरह सफाया नहीं कर दिया गया। पेरिस कम्यून के आखिरी सप्ताह में शहर के कई प्रमुख स्मारकों में आग लगा दी गई थी। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि आगजनी के पीछे कम्युनार्ड्स थे, हालांकि कुछ इसे सेना की बमबारी का नतीजा मानते हैं। कम्युनार्ड्स ने भी उन बंधकों की जान ले ली, बदले में उन क्रांतिकारियों की मौत के लिए जिन्हें राष्ट्रीय बलों ने पकड़ लिया था। आखिरी बैरिकेड जो गिरा वो या तो रूए रेम्पार्ट का था, या रूए रेवेओ का, या फिर रूए दे ला फोंटेन दु रोई का। हर बैरिकेड की रक्षा हुई, लेकिन कम्युनार्ड्स हार गए। 28 मई 1871 को पेरिस कम्यून का अंत हो गया। ये केवल 72 दिनों तक ही चला था, लेकिन इसका प्रभाव पेरिस और पूरे फ्रांस पर आज तक बना हुआ है। नंबर 3, किर्क वॉन एकरमैन ने 90 के दशक में अमेरिकी सेना में रूसी भाषा विशेषज्ञ के तौर पर सैन्य और खुफिया सेवाओं में भागीदारी शुरू की थी। वह अमेरिकी वायुसेना में खुफिया अधिकारी थे और कोसोवो में नाटो के लिए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस रहे। किर्क दुश्मन के इलाके में अभियानों के लिए सम्मानित अधिकारी बन गए थे। सेवा के दौरान एक मिशन में 37 वर्षीय किर्क 2003 में लापता घोषित हुए। अक्टूबर में किर्क, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ठेकेदार थे, तुर्की के इस्तांबुल स्थित अल्ट्रा सर्विसेज में काम कर रहे थे। उन्हें ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत तिक्रित इराक भेजा गया था, जो एक त्रुटिपूर्ण योजना थी और समस्याओं से घिरी हुई थी। इस परियोजना में मौजूद कुछ समस्याओं में राजनीतिक हस्तक्षेप, अवास्तविक अपेक्षाएं और सैनिकों की गंभीर कमी शामिल थी। किर्क को 9 अक्टूबर 2003 को लापता घोषित किया गया था, जब उनकी गाड़ी किर्कुक और तिक्रित के बीच सड़क पर लावारिस मिली थी। कार मिलने से ठीक पहले किर्क ने सहयोगी रयान मनालिक को फोन कर बताया कि गाड़ी का टायर पंक्चर है और जैक चाहिए। उनकी मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचने पर किर्क वहां कहीं नहीं मिले। उनकी छोड़ी कार में सारा सामान था, सैटेलाइट फोन, कंप्यूटर, ब्रीफकेस और बिना देखरेख के $40,000 नकद। USACIDC की मेजर प्रोक्योरमेंट फ्रॉड यूनिट किर्क की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी। साथ ही मैनालिक के साथ 2 महीने पहले हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की भी। मैनालिक के पिता के अनुसार उन्हें अपने बेटे से एक ईमेल मिला था, जिसमें उसने संदेह जताया था कि अल्ट्रा सर्विसेज में उसके सहकर्मी, जिनकी वेबसाइट के अनुसार उन्होंने पेंटागन के साथ $14 मिलियन का कारोबार किया था, शायद यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के कॉन्ट्रैक्टिंग अधिकारियों के साथ कुछ धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। मैनालिक के ईमेल से पता चलता है कि वो अपनी जान को लेकर डरा था, लेकिन कारण नहीं बताया। CID ये पुष्टि नहीं कर पाई थी कि कर्ट के साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी या नहीं, ये मानते हुए कि वह एक असफल अपहरण प्रयास का शिकार हो सकता है, जो मैनालिक के मामले से जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी। इसके अलावा जांचकर्ताओं ने कोई और जानकारी नहीं दी है, क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल है और अभी भी चल रहा है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत से ही
कर्ट को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ठेकेदारों में लापता हुए 5 पुरुषों में से एक के रूप में दर्ज किया गया है। उनकी गुमशुदगी विवाद का कारण बनी हुई है। उन्हें मॉस बीच कैलिफोर्निया के कोकेशियन पुरुष बताया गया है। उनकी पत्नी, 3 बच्चे हैं और वे सैन मेटियो कैलिफोर्निया में सेबल सिस्टम्स के मैनेजर थे। उनकी गुमशुदगी की जांच अभी भी जारी है और उनसे संबंधित जानकारी निकटतम पुलिस एजेंसी या FBI ब्यूरो को दी जानी चाहिए। नंबर 2, थियोडर हॉल सिर्फ 18 साल के थे जब उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका ID बैज हॉल का विशेष सुरक्षा नंबर KK-19 दिखाता है। उन्हें दुनिया की सबसे गोपनीय सुविधाओं में से एक तक पहुंच मिली और उन्होंने सोवियत संघ को जानकारी दी। वे सबसे कम उम्र के परमाणु जासूस बने। हॉल न्यूयॉर्क सिटी में पले बढ़े और वे इंपीरियल रूस से बचकर अमेरिका आए एक यहूदी के बेटे थे। उन्होंने कम उम्र में असाधारण बुद्धिमत्ता दिखाई, जिसमें उनके 11 साल बड़े भाई के मार्गदर्शन भी कारण थी। हॉल ने कई कक्षाएं छोड़कर 14 साल की उम्र में हाई स्कूल पूरा किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भौतिकी पढ़ी और 2 साल में स्नातक किया। हार्वर्ड में एक शिक्षक ने उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए सिफारिश की और 1944 में वहां नियुक्त किया गया। हॉल का मुख्य फोकस उस यूरेनियम के क्रिटिकल मास का पता लगाना था जिसे जापान पर गिराए जाने वाले हथियार में इस्तेमाल होना था। हॉल ने जल्दी ही अपनी नई नौकरी में सबको प्रभावित किया और उन्हें इस परियोजना के इस महत्वपूर्ण हिस्से पर काम करने वाली टीम का प्रमुख बना दिया गया। हालांकि किशोर अवस्था में उन पर दबाव था, लेकिन हॉल ने बाहरी तौर पर कोई समस्या नहीं दिखाई, लेकिन उनके मन में बहुत कुछ था। 1944 की गर्मियों में लॉस एलामोस के वैज्ञानिक जान चुके थे कि इस हथियार का मुख्य उद्देश्य धुरी शक्तियों से नहीं जुड़ा था। यह स्पष्ट था कि जर्मनी एक परमाणु हथियार बनाने में सक्षम नहीं होने वाला था। इसके बजाय सेना के अधिकारी सोवियत संघ को लेकर अधिक चिंतित थे, जो उस समय अमेरिका का सहयोगी था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के कई वैज्ञानिक परमाणु हथियारों के वैश्विक शक्ति संतुलन पर प्रभाव को लेकर चिंतित थे। जर्मनी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे ही हथियार के हमले की आशंका में हथियार बनाना एक अलग बात थी। अगर सिर्फ अमेरिका के पास परमाणु हथियार होता तो इसका कोई मतलब नहीं था। कई लोगों ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर जापान पर हथियार न गिराने का अनुरोध किया, लेकिन यह साफ नहीं है कि ट्रूमैन को याचिका मिली थी या नहीं। हॉल उन वैज्ञानिकों में थे जिन्हें सिर्फ अमेरिका के पास परमाणु हथियार होने की चिंता थी। अगर सिर्फ एक देश के पास ये विनाशकारी हथियार होता तो उसे उसी तरह के तानाशाही शासन में बदलने से कोई नहीं रोक सकता था जिसे यूरोप में हराया जा रहा था। हॉल की राय में परमाणु हथियारों की योजनाएं सोवियत संघ के साथ साझा करना ही शक्ति संतुलन और पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश के माध्यम से शांति बनाए रखने का एकमात्र तरीका था। अक्टूबर 1944 में हॉल जाहिर तौर पर जन्मदिन समारोह के लिए अपने घर न्यूयॉर्क लौटे। इस यात्रा में वे सोवियत संघ की एक कंपनी के मुख्यालय गए, जहां उन्हें एक NKVD एजेंट का नाम दिया गया जिसे जानकारी दे सकते थे। हॉल ने लॉस एलामोस में काम करने वाले वैज्ञानिकों, कार्यबल के संगठन और डिवाइस के विवरण की जानकारी दी। वह इकलौते परमाणु जासूस नहीं थे जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जानकारी दी, लेकिन शायद उन्होंने सोवियत वैज्ञानिकों को हथियार बनाने में सबसे अहम जानकारी दी। 1950 तक अमेरिकी सेना को हॉल पर जासूसी का शक नहीं हुआ था, लेकिन तब तक वह मैनहट्टन प्रोजेक्ट छोड़ चुके थे और शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। सोवियत जासूसों के डिक्रिप्टेड पत्राचार में उनका नाम आया था। उनसे पूछताछ की गई, लेकिन सेना के पास जो एकमात्र सबूत था वह डिक्रिप्टेड संदेशों से आया था और उन्होंने कोई आरोप न लगाने का फैसला किया। वह बाद में बायोफिजिसिस्ट बने और 1999 में 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। नंबर 1, 1988 में डोमिनिक अर्दोए, जिनकी जड़ें पेरिस फ्रांस से थीं, ने फिनलैंड जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने फिनलैंड के लैपलैंड में गाइड का काम किया और दोहरी नागरिकता रखी। उनकी जीवनी के अनुसार जिंदगी रोमांचक थी। वो बचपन में अनाथ हुई और एल्प्स में पली बढ़ी।
कहा जाता है कि उन्हें कैंसर हुआ था, जिससे वह ठीक हो गईं। बाद में पता चला कि यह छोटी सी पृष्ठभूमि कहानी बनाई गई थी। अपने अतीत की कहानी गढ़ने के बावजूद डोमिनिक अभी भी एक सम्मानित व्यक्ति थी, जिन्होंने खुद को एक ऐसे लक्ष्य से जोड़ लिया था जिसे छोड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया था, और वही लक्ष्य उनकी रहस्यमय गुमशुदगी की अनपेक्षित पृष्ठभूमि बन गया, जो आज भी अनसुलझी है। डोमिनिक पहली महिला बनना चाहती थी जो अकेले स्की से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पहुंचे। 2001 में उन्होंने मिशन शुरू किया और उसी वसंत में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पहुंची। 2003 में उन्होंने भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की यात्रा शुरू की, पर वह कठिन इलाका पार नहीं कर सकी। उन्हें बर्फीले इलाके से बचा लिया गया, लेकिन उनके पैरों की कुछ उंगलियां शीतदंश की वजह से काटनी पड़ी। डोमिनिक ने हार नहीं मानी और मार्च 2004 में 43 साल की उम्र में पहली वुमन बनने के लिए दूसरी बार अकेले उत्तरी ध्रुव तक स्की करने की कोशिश शुरू की। उनका बेस उत्तरी फिनलैंड था, जहां उनके पुराने दोस्त तुओमा जानतुनेन फिनिश आउटडोर एसोसिएशन के कार्यकारी प्रबंधक थे। 5 मार्च को डोमिनिक ने साइबेरिया के केप अर्काडिचेस्की से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर जाने के लिए प्रस्थान किया और बर्फ की चादर पर यात्रा शुरू की। वह अपने साथ उन्नत संचार तकनीकें और 17 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त भोजन लेकर गई थीं। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उन्हें बर्फीले उबड़ खाबड़ इलाके पार करने थे, कड़ाके की ठंड झेलनी थी और बर्फ के तैरते टुकड़ों के बीच कायक चलानी थी। अपनी यात्रा शुरू होने के अगले ही दिन वो बेस से अचानक संपर्क खो बैठी। संचार न होने पर तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू हुआ। बचाव हेलीकॉप्टर उसकी तलाश में ऊपर चक्कर लगाता रहा। डोमिनिक नहीं मिला, लेकिन बचाव कर्मियों ने फ्रेडरिक शमार बोदे को ढूंढ लिया, जो एक दिन पहले अलग मिशन पर लापता हुए थे। आने वाले दिनों में टीमें उस रास्ते पर वापस गईं जिस रास्ते से डोमिनिक के जाने का अनुमान था, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। महीने के अंत तक खोज प्रयास रोक दिए गए थे। गुमशुदगी के बाद दोस्तों और सहकर्मियों ने उसकी अल्पाइन पृष्ठभूमि की कहानी झूठी पाई और उसकी बहन व चाचा को खोज लिया। परिवार के अनुसार डोमिनिक पहले भी लापता हो चुकी थी, पर उन्होंने परिस्थितियां नहीं बताई। रिश्तेदारों का मानना है कि वो जिंदा है और शायद कहीं और रह रही है। डोमिनिक के चाचा के हवाले से कहा गया है कि वह एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है और शायद रूस में हो सकती है। ये पता नहीं है कि उस समय 43 साल की डोमिनिक अपनी गुमशुदगी के वक्त क्या पहने हुए थी, लेकिन उसकी पहचान उसके कटे हुए पैर की उंगलियों से आसानी से की जा सकती है, जो ठंड लगने के कारण काटनी पड़ी थीं। उसकी आंखें नीली है और गुमशुदगी के वक्त उसके बाल छोटे और सुनहरे थे। उसके बारे में जानकारी नजदीकी स्थानीय पुलिस स्टेशन या शेरिफ के कार्यालय में दी जा सकती है। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि सभी नए वीडियो की जानकारी मिले। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है। अगले वीडियो में मिलूंगा।